नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ मासिजा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबरों पर। तो ये खबर लखनऊ से है, जहां बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का जो है निधन हो गया। आवास पर जो है समर्थकों का जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ा। मायावती समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अजहर खान की एक खास रिपोर्ट। समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बीती रात निधन हो गया। उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी उमाशंकर सिंह के आवास के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस वक्त खबर आई थी उमाशंकर सिंह ने का निधन हो गया है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, बसपा प्रमुख मायावती की बात की जाए, सभी लोगों ने एक्स पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कुछ देर पहले बसपा प्रमुख मायावती उमाशंकर सिंह के आवास पहुंची थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो यानी जो पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उमाशंकर सिंह की अगर बात की जाए तो वो एक लौते विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के। उनका अपना जनाधार था। जिस वक्त पार्टी ने बड़ी हार का सामना किया था, उस वक्त उमाशंकर सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। बलिया के रसड़ा से विधायक हैं उमाशंकर सिंह। और जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती की बात की जाए तो उनके भरोसेमंद विधायक हैं। और उमाशंकर सिंह की राजनीतिक यात्रा की बात की जाए तो वो आसान नहीं थी, क्योंकि बलिया के नगरा क्षेत्र के खनवर गांव से निकलकर उन्होंने अपने दम पर ऐसा जनाधार बनाया कि रसला विधानसभा उनकी राजनीतिक भूमि बन गई। और बसपा के संगठनात्मक ढांचे में उनका विशेष स्थान था और पार्टी सुप्रीमो मायावती के विश्वास पात्र नेताओं में से उनकी गिनती होती थी। यही कारण था कि प्रदेश में बसपा के लगातार कमज़ोर होते जनाधार के बीच वो अपनी सीट बचाए रखने में सफल रहे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बसपा के लिए ये अपूर्ण क्षति है। अब विधानसभा में बसपा का एक भी विधायक नहीं है। जिस तरह से बीती रात उमाशंकर सिंह ने अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और तमाम नेता जो है वो उमाशंकर सिंह के आवास पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह उमाशंकर सिंह के आवास पहुंचे हैं। विधायक जी, अपूर्ण क्षति है जिस तरीके से उमाशंकर सिंह का कल निधन हुआ, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। जहाँ तक मैं उमाशंकर सिंह जी के साथ लगभग 14 साल, जो मैंने तीसरी बार वो भी विधायक थे, मैं भी साथ में काम, वो हमेशा गांव, गरीब, किसान कैसे वहाँ विकास पहुँचाया जाए। यद्यपि उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन वो बार बार जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनसे अनुरोध करते थे कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में फला अमुक परियोजनाएं हैं, अगर स्वीकृत हो जाएगी तो गांव का विकास हो जाएगा। फिर मैंने उनको देखा जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उस समय भी वो लगातार बलिया का विकास, अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसको लेके हमेशा चिंतित रहते थे। जब कोई नौजवान कुछ नया करने को सोचता था तो उमाशंकर सिंह जी उसमें सकारात्मक सुझाव देते थे कि ऐसे मेहनत करो, ऐसे एस्टीमेट बने, ऐसे साइट पे जाओ, साइट प्लान करो। तो देखा जाए तो एक राजनीतिक को जहां हमने खोया है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व, युवा व्यक्तित्व। उनकी कंपनी का नाम ही छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी था। सोचिए कि वो एक खुद हिस्ट्री लिए है उनकी कंपनी कि छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक व्यक्ति नीचे से उठ करके इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, और लोकतंत्र में जब पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कहीं जीत नहीं पा रही थी, ऐसे समय में भी जनता में बने रहना, ये उमाशंकर सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी
श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी बहुत स्नेह करते थे उमाशंकर सिंह जी के। इस सकारात्मक सोच उनका असमय जाना, हमारे पूर्वांचल हमारे साथी अरविंद गिरी जी, हमारे युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बगल समर सिंह जी हैं, जो हम लोग छात्र नेता रहे, तो उमाशंकर सिंह से मिल करके एक नई ऊर्जा होती थी। आज उनके न रहने पर बहुत दुखद है। विधानसभा में अक्सर आप लोगों की मुलाकात होती रही, लेकिन इस बार सत्र में बीमारी के चलते उमाशंकर सिंह नहीं पहुंचे और सत्र खत्म हुआ उसके दूसरे दिन ही खबर आ गई कि उनका निधन हो गया। अगर आप देखेंगे तो जो पिछला सत्र था, जो कि डॉक्टर की एडवाइस क्या थी क्या नहीं थी वो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन उसके बाद भी आए और वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले भी, और बलिया के विकास के लिए बोले, पूर्वांचल के विकास के बोले। सरकार को उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिया कि आप इस क्वालिटी के साथ एक्सप्रेसवे की डिजाइन करिए या गांव के डेवलपमेंट की डिजाइन आप इस आधार पे करिए। आपकी डिजाइन उतनी फिट नहीं बैठ रही है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये उनकी खूबी थी, और ये सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सबके बीच जो राजनीतिक शिष्टाचार था वो उमाशंकर सिंह से कोई सीखे कि सबके बन के वो रहते थे, कभी भी वो टूट करके कोई बात नहीं करते थे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह उमाशंकर सिंह के आवास पहुंचे और उनका कहना है कि सबसे मिलजुल कर उमाशंकर सिंह रहते थे। यह अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बाढ़, जल भराव, कांवड़ यात्रा और त्योहारों की तैयारियों पर समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर के अधिकारियों से सीधा फीडबैक लेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे लखनऊ से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा। देखिए, आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग से समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें प्रदेश भर के अफसर जुड़ेंगे, डीएम कमिश्नर से लेकर के जिले के कप्तान भी जुड़ेंगे। सावन मास और बाढ़ समीक्षा की बैठक में मंडलायुक्त को भी जोड़ा जाएगा। साथ में ये भी बता दें, कानून व्यवस्था हो चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के अधिकारियों के साथ 9 बजे से समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जिले भर के अफसरों के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के आला अधिकारी भी सीएम की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। लगातार सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ऐसे में लगातार जिलों में जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं उसका भी लगातार सीएम जायजा ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज रात में सीएम की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ जिले भर के अफसरों को बैठक में शामिल किया जाएगा, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से उनका संवाद होगा। अब देखना ये होगा कौन से जिले के अधिकारियों पर सीएम सख्त होते हैं, कौन से जिले के अधिकारियों की सीएम को सराहना मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर झांसी से है, जहां भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान अहमद की मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शेख गुल। देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हुए आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का जो छोटा बेटा था अवान अहमद अपने 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मुलाकात करने आ रहा था। तभी झांसी में तड़के पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है, जिससे भीषण सड़क हादसा हो जाता है। सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे आवान अहमद और उसके एक दोस्त सोनू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसके 3 सहयोगी साथी जो गंभीर रूप से घायल है उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया है, जिनका उपचार जारी है। अभी तक अतीक अहमद के बेटे और उसके दोस्त सोनू की बॉडी यहाँ पर नहीं पहुंची है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेखुल मोहम्मद की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस का शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा, कानून अधिकारों और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने अपराध के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने की अपील की है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे कानपुर से हमारे संवाददाता। देखिए, डीजीपी द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन मजनू के तहत कानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें, बीते 10 दिनों में छेड़छाड़ और महिलाओं से अभद्रता करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 34 एफआईआर दर्ज करी है। वहीं सावन के चलते मंदिरों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला शक्ति टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि महिलाएं बिना किसी डर के अपने घर से बाहर निकल सके। वहीं अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह के लगातार जो अभियान चल रहे हैं, ये इन मंचलों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगा पाएंगे या फिर
इनके लिए कोई और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। खबर मेरठ से है, जहां सावन कांवड़ यात्रा श्रद्धा और सुरक्षा के बीच जारी है। मेरठ में पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वही शिव भक्तों को सुविधाएं, यातायात और सुरक्षा पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी मेरठ से दे रहे हैं हमारे संवाददाता अली मेहंदी। देखिए, सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा की हम बात कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में लगातार लाखों की तादाद में शिव भक्त जो हैं वो पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा 2026 अपने चरण सीमा पर पहुंच चुकी है और लगातार लाखों की तादाद में शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हम बात करें शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो उसमें इस बार काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं आ रही है। खुद ज़िले के आला अधिकारी वो मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी यही प्राथमिकता है कि कांवड़ यात्रा को हर साल की तरह इस साल भी सकुशल संपन्न कराया जाए। हालांकि कुछ जगहों पर जो डीजे की समस्या है वो सामने आ रही है, क्योंकि शासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि 12 फीट से ऊंचा डीजे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जिसको लेकर काफ़ी जगह पर डीजे को नीचे उतरवा दिया है और उनको वापस भेज दिया है। इसी तरीके से यूपी में भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर तैनात है और इंची टेप लेकर डीजे को नाप रहे हैं ताकि डीजे की हाइट ऊपर ना हो। इससे कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। काफ़ी पिछले वर्षों में देखा गया है कि ऊंची हाइट होने के वजह से काफ़ी जगह पर कुछ दुर्घटना सामने आई है। इसी को सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कांवड़ यात्रा लगातार अपने चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और लगातार सुगम और सुचारू रूप से चल रही है। बात करें मेरठ की, तो मेरठ में भी लगभग लाखों की तादाद में शिव भक्त वो मेरठ से गुजर रहे हैं और जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व करीब आएगा वैसे वैसे ही कांवड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। वही अगली खबर उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से है, जहां मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित होता हुआ नजर आया। उत्तराखंड में 12 घंटे से लगातार बारिश जारी है, तो वही बारिश के कारण लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिन का अलर्ट जारी किया है। इसमें खास तौर पर जो 3 से 4 जनपद हैं जैसे देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे ऐसे जनपद हैं, चाहे आपका रुद्रप्रयाग हो, नैनीताल हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा हो, उधम सिंह नगर हो, इन सभी जनपदों के लिए, उत्तरकाशी हो, इनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में लगातार उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। बारिश के चलते नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर जो नदी किनारे जो लोग रहते हैं, जो बस्तियां रहती हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान सच साबित हुआ, तो इसमें समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए अगले 24 से 48 घंटे बड़े सचेत रहने वाले कहे जा सकते हैं, सावधानी पूर्वक बरतने वाले कहे जा सकते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपदा सचिव से जो दूरभाष पर उन्होंने बातचीत करी थी, उसमें सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार से जनहानि या कोई ऐसी बड़ी प्रिय घटना यहाँ पर ना घट सके, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जो दूसरे ऐसे भूस्खलन या भूदशाओं की जहाँ पर चिन्हित जो संभावनाएं हैं, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं घटने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए जनता को भी अनावश्यक यात्रा न करने से परहेज रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ताकि वो किसी भी अप्रिय घटना का सामना यहाँ पर न कर सके, उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान दिया था, उसी के हिसाब से लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटे भी हल्की से मध्यम गति की बारिश ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल सकती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। राजधानी दिल्ली से है, जहां बारिश से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जैसी समस्याओं का लोगों को काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन लगातार जल निकासी में जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अरविंद कुमार। देखिए, मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मानसून सक्रिय की वजह से राजधानी दिल्ली में कई घंटों से बारिश जारी है। बारिश की वजह से दिल्ली का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही थी वो काफ़ी अब स्लो चल रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। चाहे सतपथगंज बाजार की बात करें या फिर द्वारिका की बात करें, कर्तव्य पथ की बात करें, शिवाजी ब्रिज की बात करें या फिर अन्य इलाकों में जिस तरह से जल जमाव हुआ है। हालांकि
एमसीडी के जो कर्मचारी हैं लगातार जल निकासी के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। वहीं बात करें सड़कों पर, तो सड़कों पर काफ़ी गाड़ियों की दबाव देखी जा रही है। गाड़ी की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी सी हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की काफ़ी परेशानी हो रही है। ऑफिस जाने में या ऑफिस से घर जाने में लोगों की काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से जो उनकी रफ्तार है वो थोड़ी धीमी नज़र आ रही है। बारिश की वजह से लगातार दिल्ली के कई इलाकों में जो जल जमाव की स्थिति बनी है, जहां पर लोगों को पैदल चलने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जिस तरह से बारिश का पानी लगा हुआ है, गाड़ियों की जो आवाजाही में भी काफ़ी कठिनाई का सामना देखने को मिला है। तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि विभिन्न इलाकों में किस तरह से जल जमाव है। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है किस तरह से धीमी पड़ी हुई है। बच्चे कहीं बारिश के पानी में खेल रहे हैं, तो कहीं काफ़ी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में पिछले 2 दिन और मानसून सक्रिय रहेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कई इलाकों में बारिश जो होती रहेगी। अब ऐसे में जो जल जमाव की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली के नगर निगम या नगर विकास विभाग के जो कर्मचारी हैं लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में सरकार पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न हो, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सहयोगी तुषार के साथ अरविंद कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस का तेल माफिया पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अशोक जैन की 19 करोड़ की संपत्ति जो है वह कुर्क कर ली गई है। तो यह आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने जो है ये पूरा मामला कसा है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा पुलिस को बुधवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना फरे पुलिस ने इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले जो देवास जिले के रहने वाले हैं अशोक कुमार जैन, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह द्वारा गैंगस्टर की एक्ट की कार्रवाई करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के तहत उनकी संपत्ति की कुर्क की गई है। उनकी जो देवास में संपत्ति है, जिसमें पेट्रोल पंप है, प्लॉट है, मकान है और जमीन इत्यादि को जो है कुर्क किया गया है, जिसकी लगभग कीमत 19 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। इस कीमत की उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये थाना फरे की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और जिसमें अशोक कुमार जैन गिरोहबंद अधिनियम में उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, क्योंकि इनके द्वारा मथुरा रिफाइनरी में तेल चोरी की जाती थी। पाइपलाइन से जो तेल चोरी की जाती थी उसमें कई अन्य साथी भी इनके साथ थे, जिन पर सभी पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। और अन्य जो लोग हैं पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सभी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसको देखते हुए ये मथुरा पुलिस की बड़ी कामयाबी मथुरा पुलिस को हाथ लगी है, और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने इस पे एक्शन लेते हुए 3 जुलाई को इन पर गैंगस्टर की बड़ी कार्रवाई कर दी थी, जिसके एवज में इनकी 19 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति को फरे पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बारिश के दौरान जर्जर मकान हुआ जबी दोस्त। तो ये बता दें आपको, हादसे में परिवार के 7 लोग जो है मलबे में दब गए और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही एक व्यक्ति जो है हादसे में घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज जो है फिलहाल अस्पताल में जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अतुल यादव। एक ही रात, एक ही मकान और कुछ ही सेकंडों में 6 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक ऐसा हादसा जो पूरे मोहल्ले को ही नहीं बल्कि पूरे जिले को गमगीन कर दिया है। प्रतापगढ़ जनपद के महुली के पास का यह मामला है, जो 100 वर्ष के आसपास जर्जर भवन में रह रहे प्रमोद श्रीवास्तव, रीता श्रीवास्तव और उनके बेटे नितिन, बहू माधुरी और मासूम 2 नन्हे मासूम आद्विक और माधव की छत और दीवार भरभरा कर गिरने से देर रात्रि में मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं पर एक बेटे अमन श्रीवास्तव घायल हो गया।
मौके की सूचना पाकर आसपास के लोग और प्रशासन मौके पे पहुंचा और वहीं पर मलबे में शवों को बाहर निकाले, जिसमें यह पुष्टि हुई कि 6 लोगों की मौत हो गई और वहीं अमन श्रीवास्तव घायल रहा। प्रशासन अलर्ट रहा। वहीं बता दें कि जिले के डीएम अभिषेक पांडे और एसपी दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिए। बता दें कि इस हादसे को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शोक संवेदना प्रकट किए और राहत कोष से वहीं पर आर्थिक मदद के लिए 26,20,000 की आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन यह सहायता क्या उन जिंदगियों को वापस ला पाएगा या नहीं, यह भी एक सवाल है। बता दें कि जिस तरह से यह सवाल उठ रहा है कि 100 वर्ष से अधिक मकान में रह रहे लोग, एक हादसा भी हुआ है, वहीं पर अगर सर्वे की जाए तो कहीं ना कहीं जिले में बहुत सारे ऐसे जर्जर मकान। खबर गोरखपुर से है, जहां विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह विवाद में जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। एबीपी नेता से कथित अभद्रता मामले में कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह जो है वो निलंबित कर दिए गए। इसी पर गोरखपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत यादव। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 45वां दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जो है इस दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और 85 मेधावी छात्र और छात्राओं को जो है करीब 172 पदक जो है उन्हें प्रदान किया। पदक पाने के बाद जो है बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। लेकिन जो है उसी दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी के कुछ पदाधिकारी और छात्र जो है उस कार्यक्रम में जो आमंत्रित किए गए थे वो भी दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट में जैसे ही ये पदाधिकारी पहुंचते हैं तो इनका जो है अंदर जाने को लेकर जो है पुलिस से विवाद हो जाता है। ये पदाधिकारी बताते हैं कि हमें आमंत्रित किया गया है और हम जो है अपने साथियों के साथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस से विवाद होने के बाद जो है पुलिस से जो है नोकझोंक हो जाती है और एबीवीपी के जो है प्रांत मीडिया प्रभारी शिवम पांडे ने बताया कि हमारे पदाधिकारियों के साथ पुलिस जो है बहस करती है और नोकझोंक होती है। उसके बाद जो है एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी रोष आ जाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद वहां से वो सीधे कैंट थाने पहुंचते हैं। कैंट थाने में प्रदर्शन करने के बाद सीधे जो है जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो गोरखपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचते हैं और एसएसपी कार्यालय में जाकर एबीवीपी के पदाधिकारी जो है एसएसपी से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। उसके बाद गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ जो है एबीवीपी के पदाधिकारियों की बात को सुनते हुए एसएचओ कैंट संजय सिंह को जो है निलंबित कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई जो है छात्रों को लेकर हुई है और दीनदयाल उपाध्याय में दीक्षांत समारोह को लेकर एक बड़ी समस्या देखी गई। अजीत यादव, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। तो फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।